हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज हम आपको सेंटेंस के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को बता रहे हैं जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो सब्जेक्ट के बारे में आज जानने जा रहे हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है? आप अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में आपको कठिनाई होती है, या अंग्रेजी लिखने में कोई बात अपने मन की जब लिखना चाहें आप तो आप लिख नहीं पाते हैं, या बोलना चाहते हैं तो फिर आपको परेशानी होती है कि कहाँ से शुरू करें, क्या कहें, कैसे बोलें। तो उसके लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप वाक्य ही बोलेंगे, वाक्य ही लिखेंगे, वाक्य ही पढ़ेंगे और वाक्य ही समझेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए हम हिंदी से इसको शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं। डूअर, क्रिया करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, या क्रिया करने वाला सब्जेक्ट होता है। दूसरा है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं डेफिनेशन है, जो आम तौर पर इसको लोग यही समझते हैं। तो इसमें आपको हम बता चुके हैं कि डूअर मतलब क्रिया करने वाला। तो राम जाता है, ये बता चुके हैं आपको। किसी भी हिंदी वाक्य में भर्ब सदा अंत में रहता है और वही भर्ब से आप सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो भर्ब वहाँ उसको सेइंग वर्ड कहते हैं, माने बोलने वाला शब्द है, जो वही आपको वाक्य के बारे में बोल के बताता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप भर्ब में सवाल करते हैं कि जाता है, तो इसमें क्रिया, जाना एक क्रिया है। भर्ब चूँकि अंत में रहता है, इसी से टेंस भी डिसाइड करते हैं, इसी से वाक्य में हम सब्जेक्ट को भी डिसाइड करते हैं। तो राम इसमें क्या हो गया? डूअर, क्रिया करने वाला, जाने की क्रिया करने वाला राम है, इसलिए राम इज द सब्जेक्ट। दूसरा है आकाश नीला होता है। यहाँ क्रिया नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ इसके किसी के विषय में कर रहे हैं, आकाश के विषय में कर रहे हैं, इसलिए आकाश क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों परिभाषा पर हमारा ये वाक्य समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट इस तरह से होता है। अब यहाँ ये बात नहीं लिखी हुई कि सब्जेक्ट कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तीसरा एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि पहचान करने के लिए हमने आपको बताया है कौन से प्रश्न पूछे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं कौन से भी प्रश्न करें और क्या से भी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्या से, इसलिए आप क्या को छोड़ दें। आप सिर्फ याद रखें कौन से प्रश्न पूछे किसी भी वाक्य में, तो सब्जेक्ट जहाँ रहेगा वो निकल जाएगा। उसमें सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है या शब्द समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, तो वही सब्जेक्ट होता है। तो ये कौन से आप इसको समझने सवाल करें, उसका आंसर अगर एक शब्द दे रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, अनेक शब्द दे रहा है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण से देखिए, रामपुर के लोग धनी हैं। कौन धनी है? तो रामपुर के लोग। यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। अब रही बात कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आपको हम यही बता दें कि एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिए आप। काके की को ध्यान में रखिए, उसके दाहिने तरफ को 1 नंबर कर दीजिए, उसके बाएं तरफ को 3 नंबर कर दीजिए, और 2 नंबर आपका का हो गया। तो 1 2 3, यानी कि जैसे उर्दू कहते हैं ना, अलीफ बे पे, यानी उल्टा चलता है। ये भी जरा अंग्रेजी उल्टा ही चलता है। बड़े बड़े वाक्य का भी अर्थ लगाएंगे ना आप, तो आपको उसमें उर्दू की तरह आपको दाहिने से बाएँ जाना होगा। उसी तरह से रामपुर के लोग में लोग का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर का, तब फिर रामपुर का। तो इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको लिख करके देखिए। लोग का अंग्रेजी हो जाएगा पीपुल, का अंग्रेजी ऑफ, रामपुर का अंग्रेजी रामपुर,
इसमें दो नाउन जुटा हुआ है ऑफ से, ये दो नाउन है और ये ऑफ से जुटा हुआ है, तो पहले नाउन के पहले दी लग जाता है। ये जब हम आर्टिकल बताएंगे तो आपको उसमें बताएंगे। तो अब ये कंप्लीट एक आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, द पीपुल ऑफ रामपुर, रामपुर के लोग। सब्जेक्ट का पोर्शन आपका समाप्त हो गया। अब जो बचा उसमें आप दे दीजिए हैं, तो ये वर्ब है, धनी, तो रिच बना दिए, हो गया। तो बड़ा ये एक से अधिक शब्दों का हो गया, शब्द समूह हो गया, 1 2 3 4। अब चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शब्द राम जाता है, यहाँ भी हम पकड़ लिए। दूसरा हम पकड़ लिए आकाश नीला होता है, वो भी पकड़ लिए। डूअर है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर किसी के विषय में कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन से प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जीवन भर के लिए इसको दिमाग में रख लीजिए। अब आगे जाते हैं कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों का हो सकता है एवं ये वाक्य में कहीं भी रह सकता है। दैट्स द इंट्रिकेसी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये कहीं भी रह सकता है। यही तो कठिनाई हो गई ना, कहीं भी रह सकता है। तो आप उसको ढूंढना चाहेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, तो वही 3 बुद्धि लगाएंगे आप। जहाँ भी तीनों जो दिए हैं आपको हम ट्रिक्स, तीनों पर बेस करेंगे, सब्जेक्ट जहाँ रहेगा निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय आपका सब्जेक्ट हो गया। कौन से प्रश्न पूछ लीजिए आप। दूसरा है इस स्कूल के लड़के तेज हैं, कौन तेज है, इस स्कूल के लड़के तेज हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया। नहीं, अब यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है हिमालय, ये शुरू में नहीं है, ये वाक्य के अंत में है। यहाँ देख रहे हैं एक शब्द से भी हो सकता है और अनेक शब्द भी हो सकता है, शब्दों का समूह हो सकता है। तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। इसका भी अंग्रेजी आप वही करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, भारत के उत्तर में हिमालय। जब भी आप अंग्रेजी बनाएंगे तो आपको याद रखना होगा कि हम सब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है। तो ऐसे में आप फट से लिखेंगे द हिमालयाज, हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। और काके की है तो वो काके की को आप ख्याल रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं इस स्कूल के लड़के तेज हैं, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है। इसका अंग्रेजी वही उसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3। तो क्या बन जाएगा, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर। यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। आर दे दीजिए, वर्ब हो गया इंटेलिजेंट। ये वाक्य भी आपका बन गया। तो सब याद रखिए कि हम सब दिन मैं जाता हूँ, वो आता है, वो खाता है, उसमें हमको खाली सब्जेक्ट पहचानना नहीं है। बड़े बड़े वाक्य भी आप बनाएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखते हैं जैसे सब्जेक्ट आप डिसाइड करते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन। आपका अनुवाद का प्रॉब्लम, समझने का प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया द मोमेंट यू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब चलिए, बड़ी रामपुर के काले लोग, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। कौन गरीब है इसको पूछ करके देखिए, यहाँ भी आता है। कौन आता है, बड़ी रामपुर के काले लोग। इसमें आधा बोलिएगा गलत हो जाएगा, काले लोग बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। और बड़ी रामपुर भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको पूरा बोलना होगा, बड़ी रामपुर के काले लोग। यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। अब इसका अंग्रेजी फिर उसी तरह से बनाएंगे। काके की को बीच में रखेंगे, दाहिने वाले को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, तो हो जाएगा द ब्लैक पीपुल ऑफ बिगरामपुर। सब्जेक्ट हो गया आर पुअर, वेरी सिंपल बन गया। तो बड़ा बड़ा सेंटेंस भी आपका एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस हो रहा है, तो बड़ा बड़ा सब्जेक्ट हो रहा है, तो आप उसको भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मज़े से आप उसको बना भी सकते हैं, चाहे बोलना रहे आपको या लिखना रहे या आपको पढ़ना रहे। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो बहुत बड़ा सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। टेस्ट कर कीजिए आप अपने आप को। बहुत दिनों से इस गांव में रोज रात को लगभग 10 बजे एक चोर आया करता था। दिस इज ए बिग सेंटेंस। अब 2 पंक्तियों वाला एक सेंटेंस है, तो इस वाक्य में देखिए तो सब्जेक्ट कौन है, तो
तो आप फिर वही बुद्धि लगा दीजिए, कौन से प्रश्न पूछिए। तो बहुत दिनों से इस गांव में रोज़ रात को लगभग 10 बजे एक चोर आया करता था। कौन आया करता था? प्रश्न कीजिए, भर में कौन आया करता था? तो यहाँ भी आपको मिल जाता है क्या? सब्जेक्ट। चोर क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए बड़े बड़े सेंटेंस में चोर की तरह सब्जेक्ट छिपा रहता है। चोर पकड़ लिया, सब्जेक्ट पकड़ लिया, बहुत बड़ा काम किया। एकदम नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट आप पकड़ लिए तो अंग्रेजी का आप आधा काम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। इसीलिए ये आपको बड़ा इम्पोर्टेंट क्या वो एग्जाम्पल्स हैं, इस पर आप मज़े से ये 3 बुद्धि लगा करके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ बात आपको और बताना चाहेंगे हम कि सभी नाउन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। जितने भी नाउन्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ नाउन, जब आप नाउन इन डिटेल पढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। तो ये सभी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट ही नाउन है या प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन एक ही चीज़ हुआ, नाउन ही हुआ, कह दे क्या कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में ही आपको समझ के रखना होगा। तो चलिए, तो यहाँ आपको क्या हो रहा है कि मिल्क इज वाइट, एग्जाम्पल से देखिए, मिल्क इज वाइट, तो मिल्क क्या है? तो नाउन है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, इट इज़ यूजफुल, तो इट भी हमारा प्रोनाउन है, मिल्क के लिए इस्तेमाल कर दिए हैं। द रिच, यहाँ ध्यान दीजिए आप, रिच इज एन एडजेक्टिव बट हियर इट इज़ यूज्ड एज एन नाउन। ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्यों? कि अगर नाउन जब तक नहीं आएगा तब तक आर्टिकल नहीं आएगा। याद रखिए, आर्टिकल्स आर यूज्ड इन प्लेस ओनली व्हेन देयर इज ए नाउन। जब नाउन रहता है तभी आर्टिकल आता है। तो इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। तो ये डिटरमाइनर तब आएगा जबकि ये नाउन रहेगा। तो एडजेक्टिव यहाँ नाउन बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग क्या है? वॉकिंग, वॉक मतलब वर्ब होता है, लेकिन वर्ब भी जब नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है उसको जिरंड कहते हैं, जब आईएनजी लगा देते हैं। तो ये वॉकिंग हो गया नाउन, ये भी नाउन हो गया। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टू वॉक इन्फिनिटिव है, वो वर्ब ही है, लेकिन ये क्या हो गया? एज ए नाउन यहाँ प्रयोग हुआ, क्योंकि जैसे जो भी शब्द नाउन की जगह पर आएगा, अच्छा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो आगे देखिए, ये गुड बॉय, ये नाउन फ्रेज कहलाता है। कई सारे शब्द हैं इसमें, सभी को हम लोग बिना सब्जेक्ट और वर्ब के रहता है तो उसको फ्रेज कहते हैं। और किसी वाक्य खंड में अगर सब्जेक्ट और वर्ब रहे तो उसको क्लाउज कहते हैं, नहीं रहे तो फ्रेज कहलाता है। तो ये फ्रेज हो गया, तो नाउन फ्रेज हो गया। तो नाउन फ्रेज भी यहाँ सब आपका नाउन ही है। यहाँ व्हाट आई वांट टू से इज दिस, ये उदाहरण को देखिए, इतना बड़ा, ये समुच्चा आपका नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि आई वांट यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ऐसे में इसको नाउन क्लॉज कहेंगे। तो ये नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आगे आते हैं देयर और ईट, ये समुच्चा अंग्रेजी में देयर और ईट एक डमी सब्जेक्ट कहलाता है। ये भी आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ जा सकता है। मीनिंग देयर बाय दीज आर द प्लेसेस वेयर नाउन्स आर यूज्ड। तो यहाँ आप आइडेंटिफाई भी कर लिए, आप समझ भी गए। ये हालांकि थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तब आपका और ये सेंस क्लियर होगा। तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। थैंक यू वेरी मच।